हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट एंड सवर वंश एफ। मोदा जोशी नॉवेल एक्सप्लेनेशन का यह 7th पार्ट है। नॉवेल का ओरिजिनल ऑथर है MXTX और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एक्साइल रेबल्स ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिनलिंग अचानक उठकर बैठ गया। वुईवुक्शा देखना चाहता था कि वो क्या करने वाला है। उसके और लानोंग जी की आंखों के सामने जिनलिंग चलकर उस जगह पर गया जहाँ वो दीवार के अंदर था। अपने हाथों को अपने साइड में फ्लैट करके वो पहले की पोजीशन में जाकर खड़ा हो गया। वुईवुक्शा ने उसे खींच निकाला और बाहर जाने का सोचा। तभी अचानक बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। इतनी देर तक तो वो कुत्ता चुपचाप अपने मास्टर का इंतजार कर रहा था, तो अब क्या हुआ? अब तो वो पहले से ज़्यादा जोर से भौंक रहा है। वुईवुक्शा ने जल्दी से जिनलिंग को पीठ पर ले लिया और फिर वो लानवांग जी के साथ बाहर निकल आया। जिनलिंग को उसके पीठ पर देखकर उसका कुत्ता दौड़ कर आया तो वुईवुक्शा फिर से डर गया। लानवांग जी उसके सामने आ गया तो वो कुत्ता रुक गया। उसके मुंह में कुछ है नोटिस करके लानवांग जी ने चेक किया। वो किसी के कपड़े का टुकड़ा था। इसका मतलब कोई यहाँ आया था जिसका इंटेंशन अच्छा नहीं था। वो जो कोई भी था उसे अभी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाद में उसका पता नहीं चलेगा। मैं जाकर देखता हूँ, लानवांग जी ने कहा। तुम और जिनलिंग क्या करोगे? मैं इसे लेकर चोटी से उतर जाता हूँ। जहाँ हमें वो आदमी मिला था उसी के आसपास मिलते हैं, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांग जी रुका हुआ है देखकर उसने कहा, जल्दी जाओ नहीं तो वो भाग जाएगा। मैं आ जाऊंगा। वुईवुक्शा से एश्योरेंस पाकर लानवांग जी जाने लगा, पर वुईवुक्शा ने उसे उस कुत्ते को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। लानवांग जी ने उसकी तरफ देखा तो वो कुत्ता ओबीडियंटली उसे फॉलो करने लगा। वुईवुक्शा भी अपना पसीना पोंछकर पहाड़ से उतरने लगा। मार्केट में उसी जगह पर वापस जाकर उसने लानवांग जी के पैसों से 2 सेट कपड़े खरीदा और फिर एक रूम लेकर वो जिनलिंग के गंदे कपड़े उतारने लगा। जैसे ही उसने उसके बूट को उतारा वो हैरान हो गया। उसके पैर में एक कर्स मार्क है जिसकी वजह से उसका पूरा पैर काला हो गया है। शायद इस लड़के ने किसी बहुत ज़्यादा एविल एनर्जी को ऑफेंड किया है, इसलिए उसने इसे मार्क कर दिया है। अब इस मार्क की हेल्प से वो इसे ढूंढ निकालेगा और फिर इसे मार डालेगा। ये आज रात भी हो सकता है, नहीं तो बाद में किसी भी दिन। वुईवुक्शा के चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। उसने जिनलिंग की बॉडी के इनर गारमेंट को भी खोलकर चेक किया। वो ब्लैक मार्क उसके स्टोमक और चेस्ट तक नहीं पहुंचा है देखकर उसने चैन की सांस ली। तभी जिनलिंग को होश आ गया। ठंड की वजह से उसे जल्दी से समझ आ गया कि उसके चेस्ट के कपड़े खुले हुए हैं। आंखें खोलकर उसे सामने वुईवुक्शा खड़ा हुआ दिखा। जल्दी से कपड़े से अपनी बॉडी को कवर करते हुए जिनलिंग एक कॉर्नर में चला गया। क्या चाहते हो तुम? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरा शोर्ड, मेरा डॉग? मैं तुम्हें कपड़े पहनाने ही वाला था, वुईवुक्शा ने कहा। मैं कट स्लीप नहीं हूँ, जिनलिंग ने कहा। अजीब बात है, पर मैं हूँ, वुईवुक्शा ने हंसते हुए कहा। जिनलिंग ने जल्दी से अपना शोर्ड उठा लिया। वुईवुक्शा ने हंसना बंद करके कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं इतनी मेहनत से तुम्हें बचा कर लाया और तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा। जिनलिंग अपना बाल ठीक करते हुए गुस्सा दिखाता है। बस इसी की वजह से, नहीं तो मेरे कपड़े उतारने के लिए मैं तुम्हें 1000 बार मार देता। प्लीज ऐसा मत करो, वुईवुक्शा ने कहा। एक बार मरना ही बहुत पेनफुल था। मेरी बात मानो, अपना शोर्ड रख दो। जिनलिंग ने वैसा ही किया। जब वो उस कैसल की दीवार के अंदर अधमरा हो गया था तब की बातें उसे थोड़ी थोड़ी याद है, पर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे उस आदमी ने बचाया जिसे वो शुरू से ही नफरत करता है। वो एम्बेरस्ड होकर इधर उधर देखने लगा। खिड़की से बाहर नजर पड़ने पर उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया है और तारे भी निकल आए हैं। वुईवुक्शा झुककर नीचे से कपड़े उठाने लगा था। जिनलिंग ने कूदकर बेड से उतरकर किसी तरीके से जूते पहन लिया और फिर अपना रोब और शोर्ड उठाकर वो भाग गया। वुईवुक्शा को लगा कि इतना कुछ होने के बाद ये लड़का थोड़ी देर के लिए चुप बैठेगा, पर इसमें तो बहुत एनर्जी है। उसके पैर के कर्ज के बारे में सोचकर उसने उसे रुकने के लिए कहा, पर जिनलिंग ने कहा कि उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। वुईवुक्शा उसके पीछे गया पर उसे देख नहीं पाया। जब वो वापस जाने का सोच रहा था तब उसे जियानचिंग की वॉइस सुनाई दी। वो जिनलिंग को डांटने लगा तो जिनलिंग ने भी जवाब दिया। वुईवुक्शा छुप गया। उन मामा भांजे की बातों से उसे पता चला कि दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी और जियानचिंग ने जिनलिंग को शाम होने से पहले वापस आने के लिए कहा था, तो इसी वजह से जिनलिंग इतनी जल्दी से भागा। जियानचिंग ने उसके बॉडी के धूल मिट्टी के बारे में पूछा, उसके आधे पहने हुए कपड़े के बारे में पूछा और उसके डॉग के बारे में भी पूछा। उसने ये भी पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था।
पर जिनलिंग ने कहा कि कुछ नहीं हुआ था, और उसने ये भी कहा कि वो कोई 3 साल का बच्चा नहीं है जो उस पर हमेशा नज़र रखने की ज़रूरत है। अचानक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई तो वुईवुक्शा डर के मारे भागने लगा। वो कुत्ता दौड़ते हुए जिनलिंग के पास आ गया और वुईवुक्शा भी गलती से जियानचेंग के सामने आ गया। अपनी गलती समझ में आते ही वो उल्टा दौड़ने लगा, पर एक पर्पल कलर की बिजली ने उसके एक पैर को एक नागिन के जैसे जकड़ लिया। वो नीचे गिर गया और हिल नहीं पाया। फिर जियानचेंग ने उसे उसका कॉलर पकड़कर उठा लिया और एक दुकान के अंदर ले गया। दुकान बंद होने ही वाला था, पर जियानचेंग के कीमती कपड़े और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर दुकानदार कुछ बोल ही नहीं पाया। एक डिसाइपल ने उसे जाकर कुछ कहा तो वो दुकानदार चुपचाप पीछे के रूम में चला गया। सारे डिसाइपल ने उस जगह को ऐसे घेर लिया कि ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही बाहर। जिनलिंग एक साइड में खड़ा था। जियानचेंग का एक्सप्रेशन देखकर वो इतना शॉक्ड हो गया कि वो कुछ बोलने लायक भी नहीं रहा। उसे वेट करने के लिए बोलकर जियानचेंग वुईवुक्शा को लेकर अंदर चला गया। जिनलिंग ने उसका ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आया कि उस एक्सप्रेशन में एक्चुअली क्या है। क्या उसमें भयंकर बदले की भावना है, या एक्सट्रीम नफरत, या फिर खुशी? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जियानचेंग ने उससे कहा। अभी अपना कुत्ता मुझे दो। जिनलिंग के हुइसल से उसका कुत्ता उसके पास गया तो वुईवुक्शा की बॉडी स्टिफ हो गई। उसे किसी तरीके से खींचकर ले जाना पड़ा। एक खाली रूम में जाकर जियानचेंग ने डोर बंद कर दिया। वुईवुक्शा का पूरा ध्यान दरवाजे के सामने बैठे उस कुत्ते के ऊपर है। उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जियानचेंग को बहुत अच्छे से पता है। बाकी किसी और को पता हो या ना हो, जियानचेंग ने कई बार उसे खुद अपनी आंखों से कुत्तों से डरकर भागते हुए देखा है। एक टेबल पर बैठकर जियानचेंग ने नकली मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? अब और नाटक करने का कोई फायदा ही नहीं है, वुईवुक्शा ने कहा। मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है। तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? जियानचेंग ने पूछा। तुमने भी कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। वो लोग पहले ऐसे ही बातें किया करते थे। जियानचेंग गुस्से से हंस उठा। चलो देख लेते हैं कि किसने प्रोग्रेस नहीं किया है। उसके एक कमेंट से वो कुत्ता खड़ा हो गया। उसके साथ एक रूम में रहने की वजह से ही वुईवुक्शा का बुरा हाल हो रहा था। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पूरी बॉडी नम हो गई। उसे उस टाइम का ज़्यादा कुछ याद नहीं है जब वो रास्ते में रहता था, पर उसे वो टेरर याद है जब कुत्ते उसके पीछे दौड़ते थे और उसे बेरहमी से नोच और काट लेते थे। वो चाहकर भी कभी इस डर को जीत नहीं पाया। किसका नाम लिया तुमने? जियानचेंग ने पूछा। वुईवुक्शा उस हालत में था ही नहीं कि उसे ये समझ आएगा कि उसने किसी का नाम लिया था या नहीं। कुत्ते को दूर जाने का ऑर्डर देकर जियानचेंग अपने कमर में लगे हुई को छूते हुए वुईवुक्शा के चेहरे को देखता है। फिर सीधा होकर बोलता है, तुम लानवांग जी के इतने करीब कब से हो गए? वुईवुक्शा को समझ आ गया कि उसने सबकॉन्शियसली किसका नाम लिया था। डफन माउंटेन में तुम्हें बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, जियानचेंग ने कहा, पर शायद वो तुम्हें नहीं बचा रहा था। तुमने और तुम्हारे उस वफादार कुत्ते ने क्या क्या किया था, गुसुलान वाले वो भूल नहीं सकते। उसके जैसा सच्चाई का डंक बजाने वाला इंसान तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता। शायद वो तुम्हारी इस बॉडी से फैमिलियर है। उसकी बातें ऐसी थी कि वुईवुक्शा और सह नहीं पा रहा था। उसने कहा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? जियानचेंग ने कहा। हाँ वही तो, वुईवुक्शा ने मॉकिंगली कहा। तुम्हें लगता है कि तुम ये बात बोलने लायक हो? जियानचेंग ने कहा। तुम्हें याद है डफन माउंटेन में तुमने जिनलिंग से कैसे बात की थी? वुईवुक्शा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है देखकर वो सेटिस्फाइड होकर बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें सिखाने के लिए कोई माँ नहीं थी। क्या सुनने में अच्छा लगा? जिनलिंग का ये हाल किसने किया? तुम सब कुछ भूल गए हो ना? तुमने क्या क्या कहा था, क्या क्या प्रॉमिस किया था, सब कुछ भूल गए हो ना? उसके पेरेंट्स कैसे मरे थे, क्या वो भी भूल गए हो? मैं नहीं भूला, वुईवुक्शा बोल उठा। मैं बस क्या? जियानचेंग ने पूछा। बोल नहीं पा रहे हो? कोई बात नहीं, लोटस फायर जाकर मेरे पेरेंट्स के ग्रेव के सामने नील डाउन होकर अपनी सफाई दे देना। वुईवुक्शा ने अपने आप को शांत किया। फिलहाल उसे इस सिचुएशन से बचने का रास्ता निकालना है। लोटस फायर वापस जाना उसका सपना था, पर वो अभी वहाँ नहीं जाना चाहता। तभी बाहर किसी की दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। जिनलिंग ने बाहर से चिल्लाकर कहा
कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जब जियानचंग ने गुस्से से दरवाज़ा खोला तब उसने एक कहानी बना दी। उसने कहा कि 2-3 माइल साउथ में एक पुराने घर में कुछ गड़बड़ है सुनकर वो देखने गया था। वहाँ एक फेयर्स कॉप्स छुपा हुआ था जो उसके जाने से भाग गया। उसे वो ठीक से दिखा तो नहीं, पर उसके भागते टाइम चेन की आवाज़ हो रही थी, जैसे डफन माउंटेन पर हो रही थी। जियानचंग की डांट की वजह से वो ये बात उस टाइम बताना भूल गया था। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, शायद अभी भी उसे पकड़ा जा सकता है। जिनलिंग झूठ बोल रहा है कि विभूषण से ज़्यादा अच्छी तरीके से कौन जान सकता है, पर उसने अपना एक्सप्रेशन ऐसा बना लिया जैसे कि उसका सीक्रेट पकड़ा गया है। जियानचंग ने जिनलिंग की बात मान ली। विभूषण यहाँ है तो उसका कुत्ता वेनिंग भी आसपास ही होगा। जियानचंग उसी से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। उसका नाम सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया। विभूषण ने कहा, वो तो कब से मरा हुआ है और मैं भी एक बार मर गया था। तुम और क्या चाहते हो? जियानचंग ने अपनी हुइप को झटकाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं उसे हजारों मौत देना चाहता हूँ। वो ख़त्म नहीं हुआ था ना, कोई बात नहीं। आज मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा और उसका राख लाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। जियानचंग रूम से निकल गया। उसने जिनलिंग को विभूषण पर नज़र रखने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि जिनलिंग को उसकी एक भी बातें नहीं सुननी है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, उसे हुइसल या बांसुरी बजाने नहीं देना है। अगर वो बात ना माने तो उसका जीव और हाथ काट लेना है, और अगर वो भाग गया तो जियानचंग जिनलिंग का पैर तोड़ देगा। जियानचंग के चले जाने के कुछ देर बाद जिनलिंग ने सबका पोजीशन ठीक कर दिया। सबको मेन गेट पर गार्ड देने के लिए लगाकर वह उस रूम में आ गया जहाँ विभूषण था। उसने अपने होठों के सामने उंगली रखकर विभूषण को चुप रहने के लिए कहा और फिर जिडियान को छूकर कुछ व्हिस्पर किया। जिडियान सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानता है। शायद जियानचंग ने जिनलिंग को भी उसे कंट्रोल करने का अधिकार दिया है। उसकी बातें सुनकर जिडियान एक पर्पल क्रिस्टल वाली सिल्वर रिंग में बदल गया। जिनलिंग ने धीरे से कहा, चलो। दोनों चुपचाप खिड़की और दीवार लांग कर निकल गए और एक जंगल में जा पहुंचे। पीछे से कुछ आवाज़ सुनकर विभूषण ने मुड़कर देखा। अरे, ये क्यों आ रहा है? इसे जाने के लिए बोलो। जिनलिंग की हुइसल सुनकर वो डॉग दुखी होकर चला गया। जिनलिंग ने कहा, कैसे लूजर हो तुम। फेयरी बस देखने में ही डरावना है, वो कभी काटता नहीं है। वो एक स्पिरिचुअल डॉग है जो सिर्फ इविल क्रिएचर्स को ही बाइट करता है। तुमने उसे क्या समझ रखा है? रुको, विभूषण ने कहा, क्या नाम बताया तुमने उसका? उसका नाम फेयरी है, जिनलिंग ने कहा। तुमने एक डॉग का नाम फेयरी रखा है? विभूषण ने पूछा। इसमें क्या खराबी है? जिनलिंग ने पूछा। जब ये छोटा था तब मैं ऐसे लिटिल फेयरी बुलाता था, अब ये बड़ा हो गया है। लिटिल है या नहीं वो बात नहीं है, विभूषण ने कहा, पर तुम्हें ऐसा नाम रखना किसने सिखाया? जियानचंग भी ऐसे नाम रखा करता था। उसके कुत्तों के नाम भी जैस्मिन, प्रिंसेस, लव इस तरीके से थे, मानो कि जैसे वो किसी ब्रोथल की महंगी लड़कियां हो। एक आदमी को ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, जिनलिंग ने कहा। तुमने मेरे मामा को ऑफेंड किया है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अब हम इवन हो गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे मामा ने मुझे क्यों पकड़ा था? विभूषण ने पूछा। उनको लगता है कि तुम विभूषण हो, जिनलिंग ने कहा। और तुम्हें क्या लगता है? विभूषण ने पूछा। मामा जी ऐसे करते रहते हैं, पर मैं जिडियान पर भरोसा करना चाहता हूँ। और वो कट स्लिप नहीं था, पर तुम्हें तो हैरस करने के लिए। जिनलिंग बोलते बोलते रुक गया। कोई बात नहीं, अब हमारे सेक्ट के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है। मेरे सेक्ट से किसी को अगर तुमने फिर से हैरस किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिनलिंग जाने लगा, पर फिर उसने मुड़कर देखा। जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ और बोलूँगा? विभूषण अपने दोनों हाथों को पीछे करके आगे आया। यंग मैन, दो ऐसी बातें हैं जो सबको बोलना सीखना चाहिए, थैंक यू और आई एम सॉरी। नहीं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? जिनलिंग ने पूछा। तो कभी तुम्हें रोते हुए वो बातें बोलनी पड़ेगी, विभूषण ने कहा। आई एम सॉरी। क्या? जिनलिंग हैरान हो गया। डफन माउंटेन में मैंने जो कहा था उसके लिए, विभूषण ने कहा। ऐसा नहीं कि विभूषण पहला इंसान है जिसने उसे माँ नहीं है कहा था, पर कभी किसी ने उसे सॉरी नहीं कहा। कोई बात नहीं, ऐसा सब लोग बोलते रहते हैं और ये सच भी है, जिनलिंग ने कहा। पर माँ नहीं होने की वजह से मैं किसी से कम नहीं होने वाला हूँ। मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ। जियानचंग, तुम?
वही वुक्शन ने हैरान होकर कहा। जैसे ही जिनलिंग ने मुड़कर देखा, उसने जिनलिंग के गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसे जमीन पर अच्छे से लेटाकर उसने उसके पैर के कर्स मार्क को चेक किया। उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं किया। यह तो मुश्किल होने वाला है। होश में आने के बाद जिनलिंग ने गुस्से से अपना स्वॉर्ड निकाल लिया। उसने कहा कि उसे इससे पहले किसी ने कभी नहीं मारा। पर तुम्हारे मामा तो बोलते हैं कि वो तुम्हारे पैर तोड़ देंगे, वही वुक्शन ने कहा। वो ऐसा बोलते हैं, जिनलिंग ने कहा। कट स्लिप कहीं का, तुम चाहते क्या हो? वही वुक्शन ने जिनलिंग के पीछे देखकर कहा। ओ हंगवंग जुन। जिनलिंग अब नहीं रुका। वही वुक्शन को धमकी देते हुए वो भाग गया। उसके जाने के बाद वही वुक्शन हंसने लगा और फिर वो हंसते हंसते खांसने लगा। हंसना बंद करके उसे सोचने का टाइम मिला। जब जियांग फेंगमियान उसे घर ले आए थे तब वो 9 साल का था। उसे उस टाइम की बातें ज़्यादा याद नहीं हैं, पर जिनलिंग की माँ जियांग यानली ने सब याद रखा था और बाद में उसने उसे कुछ कुछ बातें बताई भी थी। उसी से वही वुक्शन को पता चला था कि उसके पेरेंट्स की डेथ की खबर पाने के बाद से जियांग फेंगमियान ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद उनको वो यिलिंग में मिला। उस टाइम वो ज़मीन पर नील डाउन होकर किसी के फेंके गए फलों के छिलके खा रहा था। यिलिंग में विंटर और स्प्रिंग दोनों ठंडे होते हैं, पर उसने बस कुछ हल्के कपड़े ही पहना था। उसके घुटने फटे हुए थे और उसके दोनों पैरों में 2 अलग अलग जूते थे जो उसको फिट भी नहीं हो रहे थे। वो झुक कर बैठा था। जियांग फेंगमियान के बुलाने पर उसने आंखें उठाकर देखा था। उसे तब भी यह याद था कि उसके नाम में एक इंग था। उसके गाल ठंड से फटकर लाल हो गए थे, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। जियांग यानली कहती थी कि उसका चेहरा ही वैसा था। कुछ भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो कभी भी दुखी होकर बैठा नहीं रहता है। जियांग फेंगमियान ने उसे उस दिन एक पीस मिलन खिलाया था और वो उनके पीठ पर चढ़कर गया था। जियान चेंग भी उस टाइम 8-9 साल का था। उसके कुछ पपीज थे, पर वही वुक्शन उनसे डरता है देखकर जियांग फेंगमियान ने कहा था कि वो पपीज वहाँ नहीं रह सकते। जियान चेंग को बहुत गुस्सा आया था। उसने बहुत टेंट्रम किया था। सामान तोड़ना, चीज़ें फेंकना, रोना, क्या क्या नहीं किया था उसने। बाद में वो मान गया था, पर वो बहुत दिनों तक वही वुक्शन से नाराज़ था। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों साथ में शैतानी करने लगे। उस टाइम अगर किसी कुत्ते को देखकर वही वुक्शन पेड़ पर चढ़ जाता था तब वही उन कुत्तों को भगाता था और उसके बाद वही वुक्शन के ऊपर बहुत हंसता था। उसे हमेशा लगता था कि जियान चेंग उसका साथ देगा और लानोंग जी उसके ऑपोजिट में रहेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। वही वुक्शन चलकर उस जगह पर गया जहाँ उसे लानोंग जी से मिलना था। रात हो गई थी, कोई नहीं था। दूर से ही उसे एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए इंसान दिख गए। लानोंग जी बिना हिले अपना सर झुकाकर खड़ा था। वही वुक्शन के कुछ आवाज़ करने से पहले ही उसने आंखें उठाकर देखा। वही वुक्शन को देखकर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए आगे आया। पता नहीं क्यों वही वुक्शन एक स्टेप पीछे हो गया। लानोंग जी की आंखों में उसे खून सा लाल रंग दिखा। लानोंग जी का चेहरा सच में बहुत डरावना लग रहा है। एक स्टेप पीछे चलते ही वही वुक्शन का पैर मुड़ गया और वो गिरने लगा। लानोंग जी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसने जल्दी से आकर वही वुक्शन की कलाई पकड़ ली, ठीक वैसे ही जैसे उसने डफन माउंटेन में पकड़ा था। वही वुक्शन ठीक से खड़ा हो गया तो वो एक घुटने पर बैठकर उसका पैर चेक करने लगा। वही वुक्शन शॉक्ड हो गया। नहीं नहीं हंगवांग जुन, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लानोंग जी ने आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा और फिर नीचे देखते हुए उसके ट्राउज़र को रोल करने लगा। लानोंग जी ने उसका हाथ ऐसे पकड़ रखा है कि वही वुक्शन कुछ कर नहीं पाया। वह आसमान की तरफ देखने लगा। उसके पैर के कार्स मार्क को देखकर लानोंग जी ने बिटरली कहा, मैं बस कुछ घंटों के लिए ही गया था। कुछ घंटों में ही बहुत कुछ हो सकता है, वही वुक्शन ने श्रग करते हुए लानोंग जी को खींचकर उठाया। ये बस एक एवरेज कर्स मार्क है। जब वो मुझे मारने आएगा तब हम उसे मार देंगे। आप मेरी मदद करोगे ना? मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आपको वो आदमी मिला? क्या वो वही है? अभी कहाँ है वो? लानोंग जी ने दूर एक दुकान की साइन बोर्ड की तरफ देखा। चलो पहले स्टोन कैसल के मामले को सुलझा लेते हैं, कहते हुए वही वुक्शन चलने लगा। उसने पहले महसूस नहीं किया था, पर जिडियन की वजह से उसका पैर नम हो गया है। वो तो अच्छा था कि जियान चेंग ने जिडियन के फोर्स को कंट्रोल करके रखा था। पीछे खड़े लानोंग जी ने आवाज़ लगाया, वो इंग?
वुईवुक्षा रुक गया, पर फिर उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि उसने नाम को ठीक से नहीं सुना। क्या? ये जिनलिंग की बॉडी से ट्रांसफ़र हुआ है, लान वांगजी ने कहा। वुईवुक्षा ने कुछ नहीं कहा। लान वांगजी ने फिर से कहा, जियांग वानिन से मिले थे। उसके पैर में जिडियन का मार्क तो लान वांगजी को दिख ही गया होगा। वुईवुक्षा फिर से जाने के लिए मुड़ गया। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, हमें तो मिलना ही है। चलो मत, लान वांगजी ने कहा। मैं नहीं चलूंगा तो कैसे जाऊंगा? वुईवुक्षा ने पूछा। क्या तुम मुझे अपने पीठ पर कैरी करने वाले हो? लान वांगजी चुपचाप उसे देख रहा है देखकर वुईवुक्षा को डर लगने लगा। पहले का लान वांगजी होता तो अब तक गुस्से से चला गया होता या फिर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया होता, पर अब का लान वांगजी क्या करने वाला है यह जानना मुश्किल है। लान वांगजी उसके सामने आकर झुकने लगा तो वुईवुक्षा ने उसे रोक लिया। मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मेरा पैर बस थोड़ा नम है, ये टूटा नहीं है। मेरे जैसे एडल्ट आदमी को पीठ पर कैरी करोगे तो कितना अजीब लगेगा ना? ये अजीब लगेगा? लान वांगजी ने पूछा। क्या ये अच्छा लगेगा? वुईवुक्षा ने पूछा। पर तुमने भी तो मुझे अपने पीठ पर कैरी किया था, लान वांगजी ने कहा। ऐसा कब हुआ? मुझे याद क्यों नहीं है? वुईवुक्षा ने पूछा। तुम्हें ऐसी बातें याद नहीं रहती है, लान वांगजी ने इंडिफरेंटली कहा। सब बोलते हैं कि मेरी मेमोरी खराब है, वुईवुक्षा ने कहा। पर कुछ भी हो, मैं तुम्हें मुझे अपने पीठ पर कैरी करने नहीं दूंगा। दोनों थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे। अचानक लान वांगजी का एक हाथ वुईवुक्षा के पीठ पर चला गया और लान वांगजी ने थोड़ा झुककर अपने दूसरे हाथ को वुईवुक्षा के घुटनों के नीचे डाल दिया। उसने आसानी से वुईवुक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया। वुईवुक्षा ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके दोनों जन्मों में किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। उसने कहा, लाजा। वुईवुक्षा को प्रिंसेस कैरी करके लान वांगजी चलने लगा। तुमने ही तो कहा कि तुम्हें मेरे पीठ पर नहीं चढ़ना है। पर मैंने इसके लिए भी हाँ नहीं बोला था, वुईवुक्षा ने कहा। रात हो रही थी इसलिए रास्ते में कोई नहीं था। वुईवुक्षा तो ऐसे भी बेशर्म है। वो थोड़ी देर में मुस्कुराकर लान वांगजी के रोब के सामने के हिस्से से खेलने लगा। लान वांगजी की बॉडी की चंदन की खुशबू ने उसे घेर लिया। उसने उसका कपड़ा खींचते हुए कहा, तुम देखना चाहते हो कि कौन ज़्यादा बेशर्म है? लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपना सीरियस एक्सप्रेशन लेकर वो सामने देखते हुए चलता रहा। वुईवुक्षा ने सोचा कि लान वांगजी हर चीज़ का बदला लेना चाहता है। उसने उसे जितनी बार टीज किया है वो भी उसे उतनी बार टीज करने वाला है। सिर्फ कल्टीवेशन में ही नहीं, इसने तो और भी बहुत तरीके से इम्प्रूव किया है। डफन माउंटेन में ही तुम्हें पता चल गया था ना? हाँ, लान वांगजी ने जवाब दिया। कैसे पता चला? वुईवुक्षा ने पूछा। तुमने ही बताया था, लान वांगजी ने कहा। कैसे? जिनलिंग की वजह से या फिर वेनलिंग की वजह से? इन दोनों की वजह से नहीं, वुईवुक्षा ने कहा। ऐसा लगा जैसे लान वांगजी की आंखों में तूफान आ गया, पर वह तूफान तुरंत शांत भी हो गया। उसने सीरियस टोन में कहा, तुम सोचो। मुझे समझ नहीं आया तभी तो मैंने तुमसे पूछा, वुईवुक्षा ने कहा। पर बार बार पूछने पर भी लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ऐसे ही चलते हुए एक इन में जाकर घुसा। फ्रंट डेस्क में बैठे स्टाफ को छोड़कर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। रूम के दरवाजे के सामने पहुंचने पर वुईवुक्षा ने कहा, अब मुझे उतार दो। दरवाज़ा खोलने के लिए तुम्हारे पास तीसरा हाथ नहीं है? पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही लान वांगजी ने एक बहुत इम्पोलाइट काम कर दिया। ऐसा उसने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। उसने लात मारकर डोर ओपन कर दिया। दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया और अंदर बैठा इंसान चीख उठा, हंग वांगजुन, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। लान वांगजी को ऐसे आते देख उसने किसी तरीके से अपनी बात पूरी की। ये तो सच में सिर हिलाने वाला है। लान वांगजी ने कामली वुईवुक्षा को मैट के ऊपर बिठा दिया। निये हुए संग और देख नहीं पाया। उसने अपने हाथ के फैन से अपना चेहरा छुपा लिया। वुईवुक्षा ने उसके चेहरे को अच्छे से देखा। इतने सालों में उसके चेहरे में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। उसका चेहरा एलिगेंट और अट्रैक्टिव है, पर उसे देखकर लगता है कि जैसे कि कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उसके कपड़े बहुत स्टाइलिश हैं। वो किसी सेक्ट का लीडर नहीं, बल्कि एक आलसी अमीर आदमी जैसा लगता है। वो हर बात पर मना करता रहा तो लान वांगजी ने उस कपड़े को टुकड़े को निकाला जिसे उस स्पिरिचुअल डॉग ने फाड़ लिया था। निये हुए संग के स्लिप में ठीक वैसा ही एक पार्ट मिसिंग था। मैं बस वहाँ से जा रहा था, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वुईवुक्षा ने कहा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बोलता हूँ।
शायद आपको कुछ याद आ जाए। निए हुए संग ने 2-3 बार मुंह खोला और बंद कर लिया, पर वो कुछ कह नहीं पाया। वो युवक ही बोलने लगा, पहाड़ की चोटी में एक अजीब कैसल, उसके ऊपर उस कैसल को 3 लेयर प्रोटेक्शन देना, ये नए सेट का ही काम हो सकता है। पहले वो मैन ईटिंग कैसल का र्यूमर, और फिर वॉकिंग कॉर्प्स, फाइनली वो मेज। इन सब से उस कैसल को छुपाने के पीछे कोई तो खास वजह है। निए हुए संग भी उस जगह पर ही गया था। सेक्ट लीडर ने, अगर आपने अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया तो ये बात फैल जाएगी, विभूषण ने कहा। बाद में जब सारे सेक्ट्स वाले आपसे जवाब मांगने आएंगे तब आप क्या करोगे? वो कोई मैन ईटिंग कैसल नहीं है, वो हमारे एंसेस्टर्स का बैरियल ग्राउंड है, निए हुए संग ने फाइनली जवाब दिया। पर वहां पर तो सिर्फ हथियार थे, विभूषण ने कहा। निए हुए संग ने कहा कि वो सब कुछ बताएगा अगर लानवांग जी और उसका साथी ये प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे। उस कैसल ने कुछ साल पहले किसी को खा लिया था और उसने उसी बात का र्यूमर बना दिया था। लानवांग जी ने पोलाइटली डिटेल के लिए पूछा। उसकी पोलाइट वर्ड किसी थ्रेट से कम नहीं है। निए हुए संग ने बोलना शुरू किया। निए सेक्ट के फाउंडर बुचर थे। इस सेक्ट के कल्टिवेटर्स शोट के बदले सेवर यूज करते थे। सेक्ट का मोटिव भी एक बिस्ट का सर है। उनके अलग कल्टीवेशन प्रोसीजर की वजह से उनके हथियारों में बहुत ज़्यादा खून लग जाता था। उस वजह से वो हथियार बहुत खतरनाक हो जाते थे। उन हथियारों को चलाने वाले गुस्सेल होते थे और उनके सेक्ट के हर कोई गुस्से में ची डेविएशन होकर ही मरा है। यह तो डेमोनिक कल्टीवेशन हो गया, विभूषण ने कहा। नहीं, यह अलग है, निए हुए संग ने कहा। डेमोनिक कल्टीवेशन में ह्यूमन लाइफ को यूज किया जाता है और निए सेक्ट वाले इविल वेस्ट और स्पिरिट को यूज करते हैं। बहुत सालों तक खून पीने के बाद जब उन हथियारों के मालिक की मौत हो जाती है और उन्हें और काम करने का मौका नहीं मिलता है, तब वो लोग कैओस क्रिएट करते हैं। एक सेवर एक इंसान को ही मालिक मानता है, इसीलिए कोई और उस सेवर को यूज नहीं कर सकता। उसे मेल्ट करके दूसरा सेवर बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे उनके सेक्ट के कल्टीवेटर्स के कल्टीवेशन लेवल बढ़ती गई, ये प्रॉब्लम भी बढ़ गई। फिर 6 सेक्ट लीडर ने एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने फादर और ग्रैंडफादर के हथियारों को कॉफिन में रखकर उन्हें एक टॉम में रख दिया और किसी कीमती बैरियल मटेरियल के बदले कुछ ऐसे डेड बॉडीज को वहां रख दिया जो ट्रांसफॉर्म होने के पहले वाले स्टेज पर है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है नॉर्मल डेड बॉडी से वॉकिंग कॉर्प्स में बदल जाना। लानवांग जी को फ्रॉन करते हुए देख निए हुए संग ने कहा कि उन लोगों ने किसी की जान नहीं ली, बल्कि वो लोग उन डेड बॉडीज को खरीद कर लाए थे। सेवर के स्पिरिट एविल स्पिरिट से फाइट करना चाहते हैं। वो इन डेड बॉडीज को ट्रांसफॉर्म होने से रोकते हैं। डेड बॉडीज ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते रहते हैं और सेवर्स उनको रोकते रहते हैं। इस तरीके से कोई वॉकिंग कॉर्प्स भी नहीं बनता है और सेवर का स्पिरिट भी शांत रहता है। विभूषण ने पूछा, तो फिर इस कैसल को क्यों बनाया गया और डेड बॉडीज को दीवार के अंदर छुपा कर क्यों रखा गया है? पहले वो टॉम नॉर्मल टॉम के जैसे ही होते थे। कुछ जनरेशन तक इसी को फॉलो किया गया, पर लगभग 50 साल पहले कुछ ग्रेव रॉबर ने कीमती सामान चुराने के लिए उनकी खुदाई की। वो लोग स्किल्ड थे, वो अंदर जाने में कामयाब हो गए। उनकी यूथफुल यंग एनर्जी की वजह से कुछ डेड बॉडीज एक झटके में ट्रांसफॉर्म हो गए। उन लोगों ने उन वॉकिंग कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर खुद वहाँ से निकल नहीं पाए। वहाँ कितने कॉर्प्स रखना है वो फिक्स्ड है। कॉर्प्स कम होने पर वहाँ का बैलेंस खराब हो गया। उन लोगों ने कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय किया तो उनको उनकी जगह लेनी पड़ी। उसके बाद सेक्ट लीडर ने एक कैसल बनाने का सोचा और इस बार डेड बॉडीज को दीवार के अंदर छुपा दिया गया। जो ग्रेव रॉबर आए थे उनको किसी ने वापस जाते हुए नहीं देखा। उसके बाद ये र्यूमर भी फैला दिया गया, वो कैसल मैन ईटर नहीं है, पर वो इंसान खा सकता है। जब जिनलिंग ने अपने सोर्ड से कैसल का दीवार तोड़ा था तब उसने एक स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसीलिए उसको उस डेड बॉडी की जगह लेनी पड़ी थी। निए हुए संग बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि वो दोनों ये बात किसी को ना बताए। लोगों को पता चल जाएगा तो उसको पापी कह दिया जाएगा, फिर वो अपने एंसेस्टर्स को मुंह नहीं दिखा पाएगा। विभूषण ने सोचा कि निए हुए संग का ऐसा वर्थलेस बने रहना ही अच्छा है। लोग उसके पीछे हंस रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पर अगर उसकी कल्टीवेशन अच्छी हो गई तो उसका हाल भी उसके एंसेस्टर्स की तरह ही होगी और उसके मरने के बाद उसका हथियार भी सबको हॉन्ट करेगा। वो दूसरा कोई कल्टीवेशन प्रोसीड्योर भी नहीं अपना सकता। एक तो उससे सेक्ट के एंसेस्टर्स नाराज हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि नए तरीके से कब तक सक्सेस मिलेगा ये किसी को नहीं पता। उससे उसका ऐसे ही रह जाना अच्छा है।
वो तो सेक्ट लीडर बनना ही नहीं चाहता था, पर उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। उसके चले जाने के बाद लान वांगजी फिर से हुई वुक्शा के सामने एक घुटने में आ गया। हमें पहले इस कर्स मार्क को हटाना है। लान वांगजी को फिर से अपने सामने घुटनों में देखकर हुई वुक्शा एम्बेरस्ड हो गया। मैं खुद कर लूँगा, कहकर उसने अपना पैंट ऊपर उठाया। वो कर्स मार्क उसके घुटनों के ऊपर तक फैलने लगा है। ये तो मेरी थाइस तक आ गया है। उसकी बातों का जवाब ना देकर लान वांगजी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। लाजा, हुई वुक्शा ने हैरान होकर उसका नाम लिया। लान वांगजी ने अपना सर वापस घुमाया। हुई वुक्शा उसे टीज करना चाहता था, पर तभी टेबल से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों उठकर खड़े हो गए। टेबल से चाय की कप गिरकर टूट गई थी और उसके बीच एक चियानकुन पाउच पड़ा था, और वो पाउच ऐसे हिल रहा था जैसे कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। उस पाउच के अंदर लान वांगजी ने उस हाथ को रखा था। आज टाइम हो जाने पर भी उन लोगों ने रेस्ट प्ले नहीं किया, तो वो हाथ रेस्टलेस हो गया। हुई वुक्शा ने अपनी बांसुरी को ढूंढा, पर वो उसके कमर में नहीं थी। उसने देखा कि लान वांगजी बहुत ध्यान से उसके होल्स को ठीक से बना रहा है। बांसुरी को ठीक करके हुई वुक्शा के हाथ में देते हुए उसने कहा, ठीक से बजाना। मेंगसी के उस हॉरिबल डुएट को याद करके हुई वुक्शा हंस हंस कर लोटपोट हो गया। लान वांगजी ने उसे बहुत टॉलरेट किया है। हंसना बंद करके उसने बजाना शुरू किया, पर थोड़ा सा बजाते ही वो चियानकुन पाउच साइज में बड़ा हो गया और ज़मीन पर सीधा खड़ा हो गया। हुई वुक्शा ने कहा, क्या इसे मेरी खराब बजाना ही अच्छा लगता था? शायद उसके सवाल के जवाब में ही वो पाउच उसकी तरफ उड़कर गया। लान वांगजी के गुचिन के 7 स्ट्रिंग्स एक साथ वाइब्रेट कर उठे और उसकी वार से वो पाउच पीछे गिर गया। हुई वुक्शा बजाता रहा। लान वांगजी की कलाई भी सॉफ्ट हो गई। धीरे धीरे उसके गुचिन की मेलोडी हुई वुक्शा की बांसुरी की आवाज़ से मिल गई। कुछ देर रेस्ट बजाने के बाद जाकर वो हाथ शांत हुआ। आज ये इतना बेचैन क्यों है? हुई वुक्शा ने पूछा। तुम्हारे कार्स मार्क की वजह से, लान वांगजी ने जवाब दिया। ये कार्स मार्क जिनलिंग को उस कैसल से मिला था। उनको लगा कि शायद उस घोस्ट हैंड के बाकी पार्ट्स उस कैसल में ही हो सकते हैं। अगले सुबह वो फिर से उस कैसल के लिए निकल पड़े। निये हुए संग ने रात को ही काम शुरू करा दिया था। सब कुछ साफ सुथरा करके उस दीवार को फिर से बना दिया गया था। उसमें एक और डेड बॉडी भी रख दिया गया था। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है देखकर वो अपना पसीना पोंछ ही रहा था कि उसे ये दोनों दिख गए। हंग वांगजुन, और आप? उसने कहा। सेक्ट लीडर निये, आप दीवार बना रहे हैं? हुई वुक्शा ने कहा। पर आई एम सॉरी, आपको फिर से इस दीवार को बनाना पड़ेगा। निये हुए संग के कुछ समझने से पहले ही बिचन निकल आया और दीवार को तोड़ दिया। हुई वुक्शा ईंट पत्थर हटाने लगा और लान वांगजी ने उसे कुछ कहा ही नहीं। बाद में लान वांगजी ने निये हुए संग को समझाया तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उनके दीवारों पर छुपाई गई सारे बॉडीज पूरी है। अगर लान वांगजी चाहता है तो वो सारे पत्थर हटाकर दिखाएगा, लेकिन बाद में उसको पहले की तरह सजा कर रखना पड़ेगा। कुछ डिसाइपल काम पर लग गए तो हुई वुक्शा साइड हो गया। उन लोगों ने या तो मास्क पहन रखा था, नहीं तो एक पिल खा लिया था जिससे उनकी ह्यूमन एनर्जी उस जगह को डिस्टर्ब ना करे। कुछ देर में सारी बॉडीज़ को एक लाइन में लगा दिया गया, पर उनमें से किसी का भी हाथ मिसिंग नहीं था। और बाकी पार्ट्स को नहीं तोड़ना है ना? निये हुए संग ने पूछा। उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिनलिंग को वो कर्स यहीं से मिली थी। वो यही जगह है। हुई वुक्शा ने हाथ को निकाल कर मैच करने का सोचा, पर यह अच्छा आइडिया नहीं था। और किसी के 3 हाथ तो नहीं थे। हुई वुक्शा हंसने जा रहा था कि लान वांगजी ने कहा, पैर। हुई वुक्शा को याद आया कि उसका कर्स तो पैर में ही है, ऊपर नहीं गया है। उसने कहा, पैंट उतार दो, पैंट उतार दो। तुम हंग वांगजुन के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? निये हुए संग ने पूछा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम सब मर्द हैं, सिर्फ मर्दों की ही पैंट उतारो, फीमेल्स की नहीं। कहते हुए हुई वुक्शा एक कॉर्प्स का पैंट उतारने गया। निये हुए संग बहुत परेशान हो गया। उसके एंसेस्टर्स उस पर बहुत गुस्सा होने वाले हैं। वो उसको बहुत पीटने वाले हैं। लान वांगजी ने हुई वुक्शा को रोक लिया तो वो थोड़ा खुश हुआ, पर उसे हैरान करके लान वांगजी ने कहा कि ये काम वही करेगा। हुई वुक्शा भी हैरान हुआ, पर लान वांगजी ने अपने हाथों से किसी का पैंट नहीं उतारा। बिचेन ने उनके पैंट्स को थोड़ा फाड़ दिया। किसी किसी का तो पहले से ही फटा हुआ था। उनका कुछ करना नहीं पड़ा। लान वांगजी को ज़्यादा टाइम नहीं लगा उस कॉर्प्स को ढूंढने में जिसके पैर उसके खुद के नहीं थे। किसी और के पैरों को उस बॉडी में बहुत बारीकी से स्टिच कर दिया गया था। इन डेड बॉडीज़ को कौन सिलेक्ट करता है? हुई वुक्शा ने पूछा। सब अपने सेवर के ग्रेव के लिए डेड बॉडीज सिलेक्ट करके रखते हैं।
पर मेरे भाई की तो जल्दी मौत हो गई थी, उनके लिए मैंने कुछ बॉडीज़ चुन लिया था, ने हुएशंग ने कहा। मुझे तो ये सारी बॉडीज़ कंप्लीट ही लगी, मुझे कुछ और नहीं पता। विवुक्षण ने उन पैरों को अलग करके चियनकुन पाउच में रख लिया। पता नहीं इसके बॉडी पार्ट्स और कहाँ कहाँ होंगे। इसके मर्डरर को इससे कितनी नफरत थी। ने हुएशंग ने सीयू तो कहा, पर उसका चेहरा देखकर नहीं लगा कि वो फिर कभी उन दोनों से मिलना चाहेगा। वापस जाकर जब उन दोनों ने 2 पैर और 1 हाथ को पास पास रखा, तब वो तीनों बेचैन हो गए, मानो कि जैसे वो एक साथ जुड़ना चाहते हैं, पर उनके बीच का बॉडी पार्ट ही तो मिसिंग है। पर यह बात तो तय है कि ये तीनों पार्ट एक ही इंसान के हैं। उनके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि वो एक लंबा चौड़ा इंसान था और उसकी कल्टीवेशन लेवल भी हाई थी, पर वो इंसान कौन था ये उनको पता नहीं है। पर उस घोस्ट हैंड ने उन्हें फिर से रास्ता दिखाया, इस बार साउथ वेस्ट। उसका डायरेक्शन फॉलो करते हुए विवुक्षण और लानोंगजी हुएयांग जा पहुंचे। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।